सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सीरीज चालू किया हूं और थ्योरेटिकल प्लस क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल या आपका नॉर्मल फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से सेशन चल रहा है। तो जो लोग जेई या नीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दोनों सेशन को फॉलो करिए। तो इस सेशन में हम प्योरली केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वर्क पावर एनर्जी के अभी तक 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं, वहां से आप मैच कराइए कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और उस मिस्टेक्स को एक जगह पे लिखिए ताकि बार बार वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास एम accelerate starting from origin and initially at rest while the engine supplies constant power p, the position is given as function of time by। देखो, ये जेई मेन 2021 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूला रटा होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए देखा होगा आपने थ्योरेटिकल क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको सिखाता हूं ताकि क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप आसानी से कर सके। तो चलिए इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, तब चीजें समझ में आएगा। तो देखो, इसमें कह क्या रहा है, आपके पास एक ऑटोमोबाइल है, ठीक। मान लेते हैं एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास कितना दिया हुआ है एम, और इनिशियली ये कितना है, इनिशियली ये रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। और एक इंजन लगा हुआ है इस व्हीकल में जो एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि जब एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशंस आएगा, एक्स को आपको बताना है किसके टर्म में, फंक्शन ऑफ टी के टर्म में। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो हमें कुछ नहीं अभी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो आपको डेटा दिया हुआ है उससे अप्रोच करना शुरू कीजिए, एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो चलिए सॉल्यूशंस चालू करते हैं। P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। P यहाँ पावर है, मोमेंटम मत समझ लेना, P आपका कांस्टेंट है, पावर क्वेश्चन में बोला है। और इंस्टेनियस पावर अगर किसी टाइम पे पूछा जाए तो क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने एक वर्क पावर एनर्जी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, एक बार आप जाके वहां से देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए भी, समझ में आया, पी इक्वल टू एम ए भी आया। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, हमें एक्स के टर्म में चाहिए डिस्प्लेसमेंट को, पी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, एम भी कांस्टेंट है, भी वेलोसिटी से जा रहा है मान लेते हैं। तो हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को किसी तरह चेंज करेंगे को एक वेरिएबल में आ जाए। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा, वहां ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था। अगर आपको ये नहीं याद है तो कैसे होता था, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आता था। अगर हम ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करा दें इनटू आगे क्या है आपका डी एक्स बाई डी टी। तो देखो, जो डी वी बाई डी एक्स है इसको ऐसे ही रहेगा, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता था, ये हो जाता था वी डी वी बाई डी एक्स। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और m कांस्टेंट है ना, इसको एक साइड लाते हैं। चलो पहले वैल्यू पुट करते हैं, P इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन की वैल्यू v और इनटू v डी वी बाई डी एक्स। समझ में आया ना, ए की मैंने वैल्यू पुट किया v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहां से मैं m को यहां पे लेके चलाता हूं, p बाई एम इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स। अब अगर हमको किसी भी टाइम पे चाहिए
तो क्या करते थे वहां वहां हम समाकलन करते हैं, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो चलिए कुछ नहीं, हम dx को इधर भेजते हैं टाइम के फंक्शन को। तो क्या आ जाएगा, p, यही आएगा ना, p dx बाई m इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी। अब लिमिट हमें लगाना है, इधर लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके x तक, और यहाँ किसका फंक्शन है, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। मान लेते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो एक बार वेलोसिटी निकल के आएगी ना, फिर हम वेलोसिटी को टाइम में लेके जाएंगे। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है, एक बार आप समझ जाओगे आराम से कर लोगे। अब देखो जब इसका हम डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, निकल के आएगा पी एक्स बाई एम इक्वल टू भी का क्या होगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा भी क्यूब बाई 3, और लिमिट जब पुट करेंगे तो निकल के आएगा आपका भी क्यूब बाई 3। समझ में आया ना, इंटीग्रेशन किया हूं। अगर आपने मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके वहां से देख लीजिए। फिजिक्स में उससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू 3px डिवाइडेड बाई m। यहाँ पावर 3 है तो इधर आएगा क्या पावर हो जाएगा, 1/3। अब अगर आपको याद होगा वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। फिर से इसकी वैल्यू रखते हैं और फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3p बाई एम एक्स के पावर 1/3। अब देखो इसको एक साइड ले आइए, x को इस साइड ले आइए और dt को इस साइड, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3p बाई एम, इसके पावर क्या बचेगा 1/3 इंटू क्या, किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं इधर, dt का, इक्वल टू, अब देखो x यहाँ आएगा, x के पावर 1/3, और ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1/3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा पूरा, x के पावर -1/3 इंटू डी एक्स। देखो इसको अलग अलग कर दिया है, 3p m को एक साथ रखा और x को अलग अलग। तो आपको पता है कि ये पावर दोनों पे सेम लगेगी। तो चलिए अब हमको इंटीग्रेशन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे, टाइम हमारा 0 से t पे पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 0 से x तक हो रहा है, तो हम आराम से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि नहीं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इधर आएगा 3p बाई एम, ये तो पूरा कांस्टेंट है, पावर 1/3, और dt का क्या हो जाएगा t, और लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड क्या होगा, देखो x के पावर -1/3 है, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, -1/3 प्लस 1 मीन्स 2/3 हो जाएगा x के पावर 2/3, और जो 2/3 आया है उसी से डिवाइड हो जाएगा 2/3। लिमिट कहां से कहां तक आपकी जा रही है, 0 से लेके x तक। तो चलिए इसको और पुट और सिंप्लीफाई करते हैं, 3p बाई एम के पावर 1/3 इंटू टी इक्वल टू, अब देखो ये 3/2 को ऊपर ले जाते हैं, 3/2, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, x के पावर 2/3। अब देखो हमें x के पावर 2/3 आया और इधर t आया, हमें इसका पूछा है कि t पे किसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करेगा। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x के पावर 2/3 और सबको उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2/3 इंटू 3p बाई एम के पावर 1/3, और क्या है इंटू टी। अब हमसे t के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, तो चलिए अगर यहाँ 2/3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, x इक्वल टू 2/3 के, यही आएगा ना 2/3 के पावर 3/2 इंटू 3p बाई एम के पावर पहले से क्या है 1/3 है, और इंटू आ जाएगा 3/2, और वही पावर t पे भी लगेगा, t के पावर 3/2। जब इसको और सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2/3 के पावर 3/2। अब देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3p बाई एम के पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/2, और t के पावर 3/2। ये सारा कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो x हमारा अगर टाइम के रेस्पेक्ट में फंक्शन पूछे
तो किस पे डिपेंड कर रहा है, x इक्वल टू टी के पावर 3/2, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एक्स टी, अच्छा वो सॉरी ऐसा पूछा था ना, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, तो इसको हम और अरेंज करते हैं। अब जब इसको हम और अरेंज करेंगे, देखो 2/3 को हम इसके साथ अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या बचेगा, अगर हम यहाँ 2 का पावर 3 बार मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ 3 का कराएंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और नीचे 2 है, 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल टू जो फाइनल आंसर 8p/9m के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 3/2। समझ में आया ना, ये क्या पूछा था, कुछ नहीं करना था, जो यहाँ पे पूछ रहा था हमने यहाँ पे इसको अरेंज किया है, इसको अरेंज करके इसके अंदर मल्टीप्लाई कराया है, 3 के पावर 1/2, और यहाँ माइनस में -3/2 था, उसको अरेंज करेंगे तो 9 के पावर 1/2 आएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 8p/9m, 8p/9m के पावर हाफ इंटू टी के पावर 3/2, ये ऑप्शन नहीं है, 8p/9m टी के पावर 3/2, ऑप्शन डी सही है। देखो ये क्वेश्चन भले लेंदी था, लेकिन आप इसको करोगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए अगर नहीं समझ में आया है एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ये केवल मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का, अगर आपको अच्छे से आती है इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ हैवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg and at the destination lowers it down by a distance of 80 centimeter with a constant velocity. Calculate the work done by the porter in lowering the suitcase. देखो ये कह क्या रहा है, एक पोर्टर है, आप सभी ने देखा होगा कि कभी हैवी सूटकेस होता है पोर्टर से नहीं उठाते, तो चलो मान लेते हैं पोर्टर यहाँ फिक्स है, एक सूटकेस को इसने उठाया हुआ है, कितना इसका वेट है, 80 kg है। आगे क्या कह रहा है, lowers it down by a distance of 80 centimeter with a constant velocity। यहाँ से एक कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू अगर ये यहाँ पे था तो इसको लोअर कर दे रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन आप विजुलाइज करना सीख लिए, जो जो दिया है उस हिसाब से प्लॉट करना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 80 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, अगर v इक्वल टू कांस्टेंट से नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स किधर इस पे लगेगा, फोर्स तो यहाँ ऊपर लगेगा ना, F, जो अगर इस ब्लॉक का हम एफ बी डी बनाएंगे तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इनके बीच जो थीटा आया, थीटा इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और इस पे जो आपका ये लग रहा है डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एम इक्वल टू दिया है 80 kg, और क्या दिया है, एच या एस जो बोलो वो लिख देते हैं, चलो एच ही लिख देते हैं। 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.8 मीटर। समझ में आया। और हमसे पूछ रहा है वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन का एक ही फार्मूला है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, सारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करिए आंसर मिल जाएगा। अब एफ की वैल्यू कितनी है, अगर F जो लग रहा है इसको तो mg ही बैलेंस करेगा, और mg कितना है 80 इंटू जो ग्रेविटी फोर्स है उसी के बराबर फोर्स लगेगा इंटू 9.8। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, F की 80 इंटू 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0.8 मीटर इंटू cos 180 डिग्री। अब जब cos 180 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होता है, ये पूरा निकल के आएगा आपका वर्क डन इक्वल टू -627.2 जूल। देखो अगर आप ये नहीं लगाओगे एंगल सही से तो यहाँ आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। देखो एक प्लस दिया है एक नेगेटिव दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। इसमें आपसे पूछा हुआ है
और लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको सिखाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगना चाहिए। यहाँ फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो थीटा कितना हो गया है 180 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो जेई मेन 2020 में पूछा गया है और सेम कॉन्सेप्ट पे जेई मेन 2021 में जो हमने पहला क्वेश्चन किया इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था। तो जो लोग प्रीवियस ईयर करके 2021 में गए होंगे वो 4 नंबर आराम से पा गए होंगे। देखो अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा सीधा आंसर टी के पावर किस क्या कर रहा है, टी के पावर 3/2 आप टिक कर दोगे, वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं एक अलग तरीके से। A body at rest is moved along a horizontal straight line by a machine delivering a constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। देखो एक कह रहा है वही पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, कुछ नहीं है। अगर आप पी वाई क्यू अच्छे से करके जाओगे ना, 70% क्वेश्चन तो एकदम पी वाई क्यू की केवल हल्का सा डेटा चेंज करता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आता है। और जो आपके 30% क्वेश्चन बचते हैं वो थोड़ा एडवांस वर्जन के होते हैं। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और यहाँ से एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रही है, p इक्वल टू कांस्टेंट, p है यहाँ पे पावर। ठीक, ये पूछ रहा है कुछ टाइम बाद यहाँ पे मानो आ जाता है, तो आपसे बोल रहा है जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से x हुआ वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वही आपको बताना है। अभी आपने देखा ना, उसको हमने अलग तरीके से किया था, इसको अलग तरीके से करेंगे। हमें केवल डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है वो निकालना है। तो चलिए p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। अब इसके पहले का क्या आएगा उससे हमें नहीं लेना देना है, हमसे केवल पूछा है कि t पे कैसे डिपेंड करेगा। तो चलिए p इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है कि नहीं। अब देखो जब ये यहाँ से जा रहा है इस पे क्या आएगा, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट पावर दे रही है, एक वेलोसिटी आएगी और w इक्वल टू क्या आएगा, जो एनर्जी होगी वही तो कार्य करेगा, हाफ, अगर इसका मास हम m मान लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, ये कांस्टेंट पावर आया। अब चलो इसको और अरेंज करते हैं, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू p का यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, पी टी आया। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब यहाँ ध्यान से आप देखो, हमें कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है, पावर कांस्टेंट है, हाफ m कांस्टेंट है, v किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम v दें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t पे कर रहा है। लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा v इक्वल टू सी रूट टी आएगा। अब आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, यहाँ अगर v इक्वल टू dx बाई dt, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, dx बाई dt इक्वल टू सी रूट टी, अरेंज करते हैं, dx इक्वल टू सी रूट टी dt। देखो यार पूरा जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का ही खेल है। अगर आपको मैथमेटिक्स बेसिक अच्छे से क्लियर है, मैं एडवांस की नहीं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। और अगर आपका नहीं क्लियर है, पूरा फिजिक्स आपको टफ लगने वाला है। इसलिए आप जाइए और मैथमेटिकल टूल का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आराम से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। टी के पावर 3/2, यहाँ कितना आएगा, टी के पावर 1 और प्लस 1/2, तो 3/2 यहाँ डिवाइड करेंगे, 3/2, ये देखो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सी टी के पावर 3/2। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो x डिपेंड कर रहा है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 3/2, हमसे यही पूछा था, t के पावर 3/2। कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे कांस्टेंट पावर दिया हुआ था, उसका फार्मूला लगाया, अरेंज किया, इंटीग्रेशन किया, आंसर निकल के आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए आपसे मिस्टेक्स हो कहाँ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं।
A boy is rolling a 0.5 kg ball on the frictionless floor with the speed of 20 meter per second. The ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection, it moves with 5% of its initial kinetic energy. What is the speed of the ball now? देखो ये कह रहा है कि एक 0.5 kg का बॉल है जो फ्रिक्शन रेस सरफेस पर 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इसके कुछ टाइम बाद बॉल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है और बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन के बाद जो ये मूव कर रहा है केवल 5% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो बोल रहा है जब 5% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो बॉल की उस टाइम पे क्या स्पीड होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन सबसे पहले तो आप विजुलाइज करना सीखिए। यहाँ पे एक बॉल दिया हुआ है, ठीक, कितने केजी का है? 0.5 केजी का। ये कितने स्पीड से जा रहा है? v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अभी कुछ टाइम बाद डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। जब डिफ्लेक्ट हो गया है मान लेते हैं अपने पाथ से, अब कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी बची है? 5% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जो थी उसकी। इस समय पे मान लेते हैं स्पीड v हो गया। हमसे यही वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितना वेलोसिटी होगा। तो चलिए ये सब हमें दिया है तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइनल इनिशियल का कितना बचा है? 5% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना। यहाँ पे देखो 5% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का बच रहा है। तो चलिए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। अगर इसका मास m है तो यहाँ कितना आएगा? हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम v1 नाम दे देते हैं, इक्वल टू 5% को 5/100 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर। v1 है स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। m से m तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। यहाँ बचा v स्क्वायर इक्वल टू 5/100 इंटू v1 की वैल्यू है 20, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 400 और ये 100 से काटेंगे तो यहाँ कर देते हैं 5 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? v स्क्वायर इक्वल टू 20 और v इक्वल टू अंडर रूट 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 इंटू 5। और 4 का जब स्क्वायर रूट देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2√5 मीटर पर सेकेंड। उस समय इसकी स्पीड क्या होगी? 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो जब √5 की हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना होगा? 2.23 के आसपास होगा। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी 4.47 मीटर पर सेकेंड। ये रहा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कितना इजी था, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना था और आंसर निकल के आ गया। इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। और ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने दो क्वेश्चन जो एक अलग से सीरीज नहीं चल रही है उसमें सारा डिस्कस किया हुआ हूँ। और ये तो मैं क्वेश्चन का इसलिए अलग से चला रहा हूँ क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कोचिंग कहीं से कर चुके हैं उन्हें केवल क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उनके लिए ये सीरीज में चालू किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो अभी से खुद से क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फाइनल एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मैच कराइए कि मिस्टेक्स कहाँ पे आपसे हो रही है। देखो ये कह क्या रहा है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय U इक्वल टू -a/r⁴ प्लस b/r⁴ देन एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन। देखो इक्विलिब्रियम बोला हुआ है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन कराया था जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहा था। और एससी वर्मा का जब प्रॉब्लम किया था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुए हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई मेन 2024 में फिर से क्वेश्चन आया है। इसलिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी इनकी ऐसा दिया हुआ है, ए और बी कैसे रिलेट कर रहे हैं वो हमसे पूछ रहा है।
तो चलिए इसको तो यार कुछ नहीं है, एकदम आराम से कर देंगे। इस पे हमने कितना कॉन्सेप्ट आपको कितने क्वेश्चन इस पे कराए हैं। तो चलिए हमें दिया क्या है, u इक्वल टू माइनस ए बाई आर के पावर 6 प्लस बी बाई आर के पावर 12, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो आपको एक पोटेंशियल एनर्जी अगर दी हुई है, फोर्स निकालना होता था तो हम पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव ग्रेडियंट ले लेते थे, जो हमें क्या देती थी, फोर्स देती थी। तो चलिए फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई, यहाँ किस पे वेरिएबल है, डी आर पे। तो चलिए माइनस डी आर, ये पूरे टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है, माइनस ए बाई आर के पावर 6 प्लस बी बाई आर के पावर 12। ठीक, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है यार। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आती है, मैथमेटिकल टूल का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए यही आएगा ना, और आर के पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -6, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब एक कांस्टेंट रहा, आर के पावर -6 और एक माइनस आ जाएगा, तो आर के पावर कितना हो जाएगा, -7, यही होगा ना। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू -6। समझ में आया कि नहीं, प्लस अगला टर्म है बी। अब आर की पावर -12 ऊपर हो जाएगा, तो पावर का यहां मल्टीप्लाई करा देंगे, -12, और आर की पावर अब कितना हो जाएगा, आर की पावर अगर -12 है और एक पावर हम कम करते थे, -12 में एक और कम करोगे तो -13। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है, बस हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया। एक टर्म का मैं यार यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर डी डी एक्स ए बाई आर के पावर 6 आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे डी डी एक्स ए आर के पावर -6 करेंगे कि नहीं। अब जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ए इंटू पावर का मल्टीप्लाई कर देते थे, -6, और आर के पावर -6 एक और कम करेंगे, -1, तो ये आएगा -6 ए आर के पावर -7। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जब हम इसको अरेंज करेंगे, तो अब देखो हमें क्या बोल रहा है, फॉर इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पे फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहां से हम 0 इक्वल टू 6 ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ए, और आर के पावर -7 है, इसको नीचे लाएंगे तो आर के पावर 7 हो जाएगा, -12 बी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, आर के पावर 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्या बचेगा, 6 से डिवाइडेड बाई 12 बी, और ए माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आर के पावर 7 से आर के पावर 13 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बाई आर के पावर 6। अब चलो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, तो आर इक्वल टू निकल के आएगा, आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका, 12 बी, ये सॉरी 6 से कट जाएगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, तो ये बचेगा 2 बी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ आर के पावर 6 रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/6। देखो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, केवल अरेंज इसको किया हूं। अगर कुछ भी डाउट है एक बार फिर से देखिए, वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो इक्विलिब्रियम पे हमें आर की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू कितनी आई है, 2b डिवाइडेड बाई ए के पावर 1/6। अब इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमसे पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, जहां क्वेश्चन में आर दिया है हम वहां वहां आर की ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो एग्जाम में कैसे अप्रोच करोगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से सीख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। 2b के पावर a, इसके पावर 6 था, इंटू 1/6, प्लस b के पावर 2b बाई a के पावर कितना था वहां 12, और इधर कितना है 1/2, सॉरी 1/6। समझ में आया कि नहीं, जो r के पावर दिया था ये रखा, और r के पावर ऑलरेडी कितना है 12 दिया हुआ है। जब इसको और सॉल्व करेंगे निकल के आएगा -a² डिवाइडेड बाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा, 2b प्लस a² डिवाइडेड बाई 4b। कुछ भी डाउट है तो बोलो यहाँ,
कुछ नहीं किया है, बस जस्ट हम यहाँ पे अरेंज किए हैं। ये बी स्क्वायर है, ऊपर का एक भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे का ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। u इक्वल टू जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बराबर करेंगे माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें R इक्वल टू 2b बाई ए के पावर 1/6 पे कितना मिला, माइनस ए स्क्वायर बाई 4b। कहाँ है, माइनस ए स्क्वायर बाई 4b। ऑप्शन ए सही हुआ। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं किया था, हमने इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया, फोर्स निकाला, इक्विलिब्रियम लगाया। इक्विलिब्रियम जैसे ही लगाया हमें वो पॉइंट मिल गया जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रही थी, फिर उसी पॉइंट आर को जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहां पे पुट किया और हमें आंसर मिल गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए आपसे कहां पे मिस्टेक्स हो रही है। देखो ये कह क्या रहा है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ आप बना के कैसे करोगे उसके रिलेटेड है। कह रहा अ पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। Thereafter he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? देखो यार ये ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, कुछ टाइम बाद अगर वस्तु हैवी है तो आपका फोर्स कांस्टेंट रहेगा, उसको ढकेलोगे, एक समय बाद आप थकना शुरू हो जाओगे, और जब थकना शुरू हो जाओगे तो फोर्स आपका बैरी होने लगेगा कि नहीं, धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा और एक समय पे ऐसा आएगा जहां पे आप एकदम थक जाओगे। उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ये कह रहा है कि एक बॉक्स पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा के 15 मीटर तक कांस्टेंट फोर्स लगा के मूव कराए, उसके बाद वेरिएबल फोर्स लगने लगा, कितना लगने लगा, 100 न्यूटन, घट के आ गया, यहाँ से 200 से वेरिएबल घटना चालू हुआ, आ गया 100 न्यूटन, और इस पूरे दौरान बॉक्स ने कितना मूव किया है, 30 मीटर। तो इस पूरे मोशन के दौरान वो पूछ रहा है कि आदमी ने बॉक्स पे कितना काम किया। तो चलो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा मेन मोटो है, ये सब सोल्यूशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्योंकि एग्जाम जो आपका होगा वो फिर से इसी टाइप की क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखो हमने माना शुरू में फोर्स कांस्टेंट था, उसके बाद फोर्स वेरी हो गया है, तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। अगर आपने पहला सेशन अटेंड किया होगा वहां फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का मैंने ग्राफ सिखाया था, इसका जो एरिया होता है वही वर्क डन देता है, याद है ना। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। पहले आदमी कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, 100 न्यूटन का, मान लेते हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा के कितने मीटर तक बॉक्स को मूव किया है, 15 मीटर तक। यहाँ पे कितने न्यूटन का लगाया है, 200 न्यूटन का। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि आदमी थक गया, अब धीरे धीरे थकना शुरू हुआ तो फोर्स घटना चालू हुआ, घटते घटते कहां तक आ गया है, 100 न्यूटन तक। तो चलिए यहाँ पे आ गया 100 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे घट के फोर्स हो गया है 100 न्यूटन, और इस पूरे मोशन के दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव की है, 30 मीटर। एक्स यहाँ मीटर पे है और एफ आपका यहाँ पे न्यूटन में है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे मोशन के दौरान ब्लॉक पे कितना कार्य किया, उसी को आपको निकालना। देखो अब तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, कुछ करना है इसमें, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा थ्योरेटिकल, तुरंत आप 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल दोगे। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर का एरिया अगर आपने निकाल लिया, यही आपसे पूछ रहा है, वर्क डन यही होता था ना, जो W इक्वल टू एफ एक्स आता था, एफ डी एक्स जो हम निकालते थे डी डब्ल्यू, तो इसका जो एरिया आता था एफ एक्स ग्राफ का, वही हमें टोटल वर्क डन देता था। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ए बी सी ई डी, यही ना, ए बी सी ई, यहाँ पे डी है। इसका अगर हमें एरिया किसी तरह पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे कि इस पे कितना कार्य किया गया है। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए क्या लग रहा है, एक ट्रेपेजियम लग रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा लेके आए, ये तो एक ट्रेपेजियम लग रहा है ना, नीचे का क्या लग रहा है, नीचे का आपका रेक्टेंगल है कि नहीं। तो चलिए इसको हम वो करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका ए बी सी डी, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ई, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। देखो हम दो पार्ट में एरिया निकाल रहे हैं, आपको यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। एक पार्ट में इस एरिया को निकाल रहे हैं और एक पार्ट में इस एरिया को। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका ट्रेपेजियम है और ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। एरिया इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, W इक्वल टू, इसको अगर W1 मान दे, इसको W2, तो W1 प्लस W2। W1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने जब आपको ज्योमेट्री सिखाया था, वहां पे मैंने ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब का एरिया निकालना भी आपको सिखाया था। तो चलो इसकी पुट करते हैं। ट्रेप आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है। जब आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेके जितना मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी, ए एक ट्रेपेजियम है। समझ में आया कि नहीं, एक ये ट्रेपेजियम है। और आपका देखो ओ डी सी ई, ये क्या है, रेक्टेंगल है। और इन दोनों का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, अगर ऊपर का बेस ए बी है, नीचे का बेस डी सी है, तो ए बी प्लस डी सी, मतलब दोनों बेस का सम जो ऊपर नीचे है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनकी हाइट। हाइट यहाँ पे कितनी दी है, ए डी, ये इसका एरिया हो गया। और अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो कितना इसका लेंथ है, ओ ई, और विड्थ कितनी है, ओ डी। इन्हीं दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि नहीं। W इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं W1 प्लस W2। अब चलो इसकी हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, W इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दोनों का बेस 15। देखो यहाँ तक कितना है, अगर हम यहाँ तक लेंगे, एक ऊपर का ए बी की वैल्यू 15 है और डी सी की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ पुट करते हैं 15 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू हाइट। हाइट ये कितनी है, ए डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 100 प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हम कितना, 100 इंटू 30। समझ में आया कि नहीं, 100 इंटू 30। जब इसको सॉल्व करेंगे, 50 45 इंटू 50 प्लस 3000, इसको सॉल्व करेंगे 2250 प्लस 3000। जब टोटल ऐड करेंगे W इक्वल टू, तो 5250 आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 5250 जूल। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। बस इसके लिए आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, पैरेललोग्राम, क्योंकि कोई भी शेप आपको एग्जाम में दे सकता है। आई होप आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए मिस्टेक्स कहाँ पे आपसे हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कंसीडर अ फोर्स F इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए, इस पॉइंट से ए से 10 से लेके बी तक जा रहा है, इस लाइन के थ्रू। ऑल क्वांटिटी आर इन एसआई, सब की यूनिट एसआई में दी गई है। देखो अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा जो मैंने पीवाईक्यू कराया है, सिमिलर क्वेश्चन वहां भी आया हुआ था, मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ये वही क्वेश्चन अगर आप 2020 में पीवाईक्यू करके गए होंगे तो 2021 का जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा आराम से उस क्वेश्चन को कर देंगे। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से समझिए। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
एफ वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप जो ये पॉइंट दिया है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर की हमें लिमिट दी है, इसका हम यूज करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, x1 y1, और इसको क्या बोलते हैं x2 y2, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है ना। तो चलो, अगर हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है डी आर वेक्टर 2D में, तो हम क्या करते थे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप करते थे कि नहीं। अब हमसे वर्क डन पूछ रहा है, W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट कराना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा, इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल से इंटीग्रेशन करना और आंसर मिल जाएगा। जब हम x का करेंगे माइनस एक्स डी एक्स, और i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y का जब हम dy के साथ करेंगे तो y dy, और j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो, अब हमको वर्क डन पूछ रहा है, तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट अगर x की है तो x1 से लेके कहां तक जा रहा है, x2 तक। y है तो y1 से लेके y2 तक जा रहा है। और x1 की वैल्यू हमको क्या दी है, उसको भी पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 1, और कहां तक जा रहा है, x2 इक्वल टू 0। और y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कलर चेंज कर दूं नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो गए। y2 की वैल्यू y1 की 0, और कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो चलिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक गई है, 1 से लेके 0 तक, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है यार, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। जब यहाँ एक बार हम जीरो रखेंगे, माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 1/2, प्लस यहाँ पे वैल्यू y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1 जूल। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 1 जूल, ऑप्शन सी। देखो कुछ नहीं करना था, अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आता होगा 2 पॉइंट का, फोर्स W इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट हम पोजीशन वेक्टर से करा दिए, x का अलग हो गया, y का अलग हो गया, और इस क्वेश्चन को हम 30 सेकंड के अंदर आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। बस उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, और इस पे मैंने ऑलरेडी 8 से 10 क्वेश्चन करा चुका हूं सेम कॉन्सेप्ट पे। अगर आप वो अटेंड किए होंगे, इसको तुरंत कर देंगे। आई होप आपने ट्राई कर दिया। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है। देखो ये कह क्या रहा है, एन एलिवेटर इन ए बिल्डिंग कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 10 पर्सन with the average mass of each person being 68 kg. The mass of the elevator itself is 920 kg and it moves with a constant speed of 3 meter per second. The frictional force opposing the motion is 6000 Newton. If the elevator is moving up with its full capacity, the power delivered by the motor to the elevator J इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखो इतना लंबा दिया, आप बिल्कुल मत डरिए, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो ये कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें 10 आदमी बैठे हुए हैं, और हर आदमी का वजन 68 केजी है एवरेज। आपको बोल रहा है कि इसके अलावा जो लिफ्ट है उसका वजन 920 केजी है, और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। इसके बाद एक फ्रिक्शनल फोर्स है 6000 न्यूटन का जो इसका अपोज कर रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर ये लिफ्ट फुल कैपेसिटी से, मतलब जिस मोटर या से खींची जा रही है उसके फुल कैपेसिटी से ऊपर जा रही है, तो कितना पावर है जो उसको डिलीवर किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ये रहा लिफ्ट, और ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और क्या हो रहा है, एक 6000 न्यूटन का जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स मान देते हैं, 6000 न्यूटन का अपोज कर रहा है। इसके अलावा ए मास ऑफ लिफ्ट, इसको एम एल से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 920 केजी। अब इसके अंदर 10 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही 10 आदमी है।
टोटल नंबर ऑफ आदमी कितने हैं 10 और एक आदमी का वजन कितना है 68 kg। तो टोटल मास ऑफ मैन का जो होगा एम से लिखते हैं टोटल मास ऑफ मैन कितना आ जाएगा 10 इंटू 68 मीन्स स्मॉल ही लिख देते हैं एम। टोटल जो मैन का मास आया है सारे आदमी का मिला के ये आया है 600 kg। समझ में आया कि नहीं। अब जो टोटल मास है यहाँ पे लिखता हूं टोटल मास लिफ्ट का और प्लस सब आदमी का, तो दोनों का कंबाइंड हो जाएगा ml प्लस m टोटल किसका आदमी का। तो चलिए जब इसको करेंगे 920 प्लस 600 मतलब 1520 केजी निकल के आ जाएगा। आदमी और लिफ्ट का मास मिला के 1520 केजी निकल के आया है। अब अगर लिफ्ट ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ इसमें करना है कुछ नहीं। मान लेते हैं कि ऊपर फोर्स F लग रहा है। अगर इसको हम मान लें कि फोर्स F लग रहा है जिससे मोटर इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये नीचे की तरफ क्या आएगा। अगर ये आदमी का है केवल हम फोर्स को लिख रहे हैं 1520 इंटू जी की वैल्यू। जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ये न्यूटन में हो जाएगा। तो चलिए अगर ये ऊपर जा रहा है हमें फोर्स चाहिए नेट फोर्स ऑन मोटर। यहां लिख देता हूं नेट फोर्स ऑन मोटर। तो फोर्स को आप बैलेंस कर दो। ऊपर मान लेते हैं मोटर कितना फोर्स लगाया है F। नीचे कितना फोर्स आ रहा है देखो 1520 यही है ना 1520 इंटू 10 और क्या लग रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का। जब इसको सॉल्व करेंगे F इक्वल टू निकल के आएगा 22,000 न्यूटन। कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो को एक बार पॉज करिए फिर से देखिए सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही हमें फोर्स मिला और हमसे पावर पूछ रहा है पावर रिक्वायर्ड पावर P। अगर आपको फार्मूला याद होगा इंस्टेनियस पावर का क्या होता था अगर हमको फोर्स और वेलोसिटी पता है तो P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। P इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है 22,000 और किस स्पीड से जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। इसको जब सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 66,000 वाट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ 66,000 वाट ऑप्शन डी। देखो यार ये केवल क्वेश्चन दिखने में इतना लंबा था इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बस जो जो मास दिया हुआ था ग्रेविटी फोर्स नीचे लगी इतना और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी मोशन के अपोजिट में लगता है इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे दिखाया फोर्स को बैलेंस किया। हमें वेलोसिटी दी हुई थी यहाँ से मैंने इंस्टेनियस पावर निकाल दिया। तो ये रहे जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट भेजिए मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको इसका इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालता हूं वहां से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं हर पीपीटी का पीडीएफ उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं। तो आप इसका रेफरेंस लेके नोट्स खुद का अपना बना सकते हैं। इसी के साथ वर्क पावर एनर्जी के रिलेटेड जितना कुछ भी था वो सब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है आप टेलीग्राम पे भेजिए या वीडियो के कमेंट में डालिए मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा जो मैंने वो वर्क पावर एनर्जी का 10 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई है उसको फॉलो करेंगे आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। और अप्रॉक्स मोर देन 100 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप इतना क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए ना कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आप उसको आराम से कर लोगे एक भी क्वेश्चन में नहीं बचोगे। अब अगले प्रैक्टिस सेशन में जो अपना थ्योरेटिकल चल रहा है सर्कुलर मोशन का उसका जो स्टैंडर्ड बुक है उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चालू करेंगे। पहले स्टैंडर्ड बुक का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।